नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दिमाग ने दुनिया की रफ्तार बदल दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जी के बारे में। Now I am become death, the destroyer of worlds. उनका जन्म 1904 अमेरिका में हुआ था। ओपेनहाइमर जी के जीवन में एक अलग ही अंदाज था, बुक्स से प्यार, साइंस से प्यार। उनके टैलेंट की पहचान उनके स्कूल के दिनों में ही हो गई थी। केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में उन्होंने चमत्कार दिखाए। कहने को तो वो जीनियस थे, लेकिन उनको भी जिंदगी में स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, पर उनके डिटर्मिनेशन देखकर वो एक फेमस साइंटिस्ट बनने की राह पर चल पड़े। ओपेनहाइमर जी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में खौफनाक वेपन बनाकर दुनिया को चौंका दिया। लेकिन उस कामयाबी के पीछे क्या कहानी थी? आइए ओपेनहाइमर जी के जीवन के कुछ रोचक और गहरे पन्नों को एक्सप्लोर करते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका में पैदा हुए। उनके पिता जूलियस ओपेनहाइमर एक मशहूर व्यवसायी थे, जबकि उनकी मां एला ओपेनहाइमर एक कलाकार थी। बचपन से ही वो किताबों से घिरे हुए क्यूरियस और कीन ऑब्जर्वर थे। उन्होंने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स हासिल किए और साइंस में उनकी रुचि और समझ सबसे अलग थी। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो उनकी ब्रिलियंस सबको दिखाई देने लगी। उनके प्रोफेसर्स उनके एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल्स और डेडिकेशन से प्रभावित हुए। उनकी केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स में रुचि ने उन्हें अलग ही तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। ओपेनहाइमर जी ने यूरोप में अपने स्टडीज को आगे बढ़ाया और जर्मनी के मशहूर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स बोर्न के साथ काम किया। वहाँ उनका इंटरेस्ट एटॉमिक फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे नाजी रिजीम जर्मनी में फुटहोल्ड पकड़ने लगा, ओपेनहाइमर जी वहाँ से वापस अमेरिका चले गए। ओपेनहाइमर जी का कद लंबा और ये पतले और एक चेन स्मोकर भी थे। काम में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी भूल जाते थे खाना खाने को। ओपेनहाइमर जी की जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है और उन्हें डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा कुछ वक्त के लिए। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब अमेरिका को एक ऐसा साइंटिस्ट चाहिए था जो एक खौफनाक वेपन बना सके, और इसमें उनकी एंट्री हुई द मैनहट्टन प्रोजेक्ट में। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट था जिसमें साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे। इस तरह से उनके लीडरशिप में हुआ एटॉमिक बॉम्ब का इतिहास शुरू। उन्होंने लॉस एलामोस न्यू मैक्सिको में एक सीक्रेट लेबोरेटरी स्थापित की, जहां उनके साथ दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट की टीम काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए उनके साथियों ने न्यूक्लियर फिजन की शक्ति का उपयोग करके एक नया और शक्तिशाली अस्त्र एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। जी हाँ, एटॉमिक बॉम्ब एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है जो न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल करता है। इसको बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इस बॉम्ब में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। इन मटेरियल्स को कंबाइन करके एक इम्प्लोजन डिवाइस से एक्टिवेट किया जाता है, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। इस चेन रिएक्शन के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इस मिशन में सफलता के लिए ओपेनहाइमर जी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्हें लिमिटेड बजट और टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ काम करना था। साथ ही साइंटिफिक और एथिकल क्वेश्चंस भी उनके दिमाग में आते रहते थे। सवाल जैसे कि क्या दुनिया को इससे शांति मिलेगी या खौफ का सफर शुरू होगा। आखिरकार आया वो दिन जिस दिन ट्राइनिटी टेस्ट हुआ। पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया गया 16 जुलाई 1945 को। ओपेनहाइमर जी और उनकी टीम ने एलामोगोर्डो न्यू मैक्सिको में ट्राइनिटी साइट पर न्यूक्लियर डिवाइस गैजेट का सफल टेस्ट किया। टेस्ट के कुछ लम्हों के बाद एक बहुत ज्यादा रोशनी चमकी और जमीन हिल गई। ओपेनहाइमर जी के दिमाग में जब वो एक्सप्लोजन को देख रहे थे, तो उनके मन में एक भगवत गीता की एक पंक्ति का ख्याल आया। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युग पदुथिट यदि भासदृशि सा स्यद भसस्तस्य महात्मना। यानी कि अगर 1000 सूरज की किरणों की रोशनी एक साथ आकाश में भर जाए तो वो परमात्मा के तेजस्वी रूप के समान होती है। कई सालों बाद उन्होंने ये भी कहा कि उनके दिमाग में एक और पंक्ति थी, जिसको उन्होंने ऐसे ट्रांसलेट किया, सुनिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
1965 में जब उन्हें फिर से टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के लिए क्योर करने के लिए कन्विंस किया गया तो उन्होंने कहा, हम जानते थे कि दुनिया वैसी नहीं रहेगी। मुझे भगवत गीता से एक लाइन याद आई। विष्णु अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपना एक कर्तव्य करे, और उसको समझाने के लिए विष्णु जी अपने विशाल आकार में आते हैं और कहते हैं, अब मैं मृत्यु हो गया हूँ, विश्व का विनाश करने वाला। और इस तरह से ओपेनहाइमर जी कहते हैं कि शायद हम सब ने वैसे ही सोचा था, किसी ना किसी तरह से। कुछ महीनों बाद जापान पर एटम बॉम्ब का प्रयोग हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी नाम से मशहूर 2 शहरों को एटम बॉम्ब से नष्ट कर दिया गया। इस ट्रेजेडी ने दुनिया में एक नए खौफ को जन्म दिया और कर दी शुरू रेस न्यूक्लियर बनाने की। इस ट्रेजेडी के बाद आम लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, लेकिन साइंस ने उन्हें सलाम किया। ओपेनहाइमर जी के दिल में भी यही सवाल था कि क्या उन्होंने सही किया। उनके चेहरे पर दर्द और गिल्ट के एहसास थे। उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को लेकर रिग्रेट किया, पर वो कहते हैं ना कि जिसके साथ सफलता आती है उसके साथ स्ट्रगल्स भी होते हैं। ओपेनहाइमर काफी अलग अलग चीजों में रुचि रखते थे और कभी कभी इन रुचियों ने उनके वैज्ञानिक ध्यान को बीच में डिस्टर्ब किया। उनको आसान लगने वाले काम से ज्यादा मुश्किल चीजों में दिलचस्पी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें मिस्टिकल और सीक्रेट नॉलेज ने अपनी तरफ खींच लिया था। हार्वर्ड छोड़ने के बाद उन्होंने क्लासिकल हिंदू टेक्स्ट को अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन से समझना शुरू किया। उन्हें लैंग्वेज सीखने का भी शौक था और उन्होंने संस्कृत भी सीखी। उन्होंने भगवत गीता और मेघदूत जैसे साहित्य काम को ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ा। उन्होंने बाद में गीता को अपने जीवन के दर्शन का एक मुख्य स्रोत बनाया। उन्होंने मेरे भाई को लिखा था कि बहुत सरल और कमाल का ग्रंथ है ये। उन्होंने अपनी गाड़ी का नाम भी गरुड़ रखा था, जो हिंदू देव विष्णु के वाहन पक्षी का नाम है। दोस्तों, ओपेनहाइमर जी की लाइफ एटम बॉम्ब बनाने तक सीमित नहीं, उनके बाद भी वो एक मशहूर साइंटिस्ट रहे। उन्होंने फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड्स में अपनी रिसर्च और टीचिंग्स जारी रखी। उन्होंने उस वक्त एक बात बोली थी, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू इन्वेंट इट। उन्होंने MIT और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचिंग की और यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का भी प्रमुख रहे। उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स ने उन्हें नोबेल प्राइज तक पहुंचाया। लेकिन 1950 के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जब उन्हें कम्युनिस्ट सिंपथाइजर के रूप में जाना गया। FBI उनके पीछे लगा दी गई, आर्मी उनके पीछे लगा दी गई। जहां भी वो घूमने जाते उनके पीछे आर्मी होती, ये देखने के लिए कि कहीं वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट तो नहीं कर रहे। उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर दिया गया, जिसके बाद वो सभी सेंसिटिव प्रोजेक्ट से हटा दिए गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे कि नोबेल प्राइज जीतने वाले भौतिकी वैज्ञानिक लुइस एल्वारेज, मानते थे कि अगर ओपेनहाइमर को इतनी उम्र मिल जाती कि उसके प्रेडिक्शन को एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा सके तो वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिल सकता था। ओपेनहाइमर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के काम को नहीं। ओपेनहाइमर को फिजिक्स में नोबेल प्राइज के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया था, 1946, 1951 और 1967 में, लेकिन कभी जीत नहीं सके। उनके कंट्रीब्यूशन ने साइंस को नया रास्ता दिखाया और उनकी कहानी हमें ये बताती है कि जब एक दिमाग काम करने लगता है तो उसके सफर में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस तो होते ही हैं। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान के दिमाग में कितनी ताकत होती है और अगर वो ताकत सही रास्ते का इस्तेमाल करे तो वो दुनिया को कैसे बदल सकती है। इसलिए हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए और उनकी सीख हमारे साथ चलनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।